हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लेसन जो हमारा कंप्लीट हो गया था, तो आज हम पढ़ेंगे अनिवार्य हिंदी पुस्तक कक्षा 12 में लेसन नंबर 14 जो है ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय और जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती और पढ़ेंगे उनके परिचय के बारे में। तो उनका जन्म सन 1926 और मृत्यु सन 1997। जन्म 1926 और मृत्यु 1997। तो पढ़ेंगे इनके बारे में। धर्मवीर भारती का जन्म अतारसुईया इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में एक स्थान है अतारसुईया, वहाँ पे हुआ। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी कि बहुत सारी विधाओं को वो जानते थे, जैसे उपन्यास, नाटक, कहानी, इन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से वो जानते थे। उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध तथा आलोचना सभी विधाओं में सृजन किया, यानी कि लिखा। उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, आलोचना सभी विधाओं में सृजन किया। सृजन का मतलब होता है रचना करना, किसी चीज़ की लिखने से संबंधित मानी। साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का संपादन भी किया और इसी से उन्होंने लोकप्रियता हासिल की, यानी कि जनमानस में उन्होंने अपना स्थान बनाया। कौन सी पत्रिका के माध्यम से? साप्ताहिक पत्रिका थी जो सप्ताह में एक बार छपे, साप्ताहिक। तो साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का संपादन करके वे काफ़ी लोकप्रिय हुए, यानी कि चर्चित हुए, चर्चा में आए। इससे पूर्व धर्मवीर भारती थे जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद में एक विश्वविद्यालय था, में हिंदी के प्राध्यापक व कुछ समय तक साप्ताहिक संगम के संपादक भी रह चुके थे। यानी कि साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादन से वो
काफ़ी अधिक लोकप्रिय हुए और इससे पूर्व यानी कि साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादन से पूर्व वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व कुछ समय तक साप्ताहिक संगम के संपादक भी रह चुके थे। तो धर्मयुग से इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की और उससे पूर्व ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पे रहे और कुछ समय तक साप्ताहिक संगम के संपादक भी रहे भी। आगे है उनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, मिडिल क्लास परिवार होते हैं, समाज होते हैं, जो उनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष, मध्यम वर्ग है उनके जीवन में किस प्रकार के संघर्ष है, किस प्रकार की कठिनाइयाँ हैं, उसका वर्णन। आगे भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य और मध्यम वर्ग के जीवन का संघर्ष का वर्णन किया। इसके साथ साथ उन्होंने जो भारतीय संस्कृति है, किस प्रकार से बहुत ही अच्छी संस्कृति है और किस प्रकार विदेशों में भी उसका प्रचलन है, विदेशी लोगों ने भी उसको अपनाया है, उसके स्वर्णिम मूल्य, उसके महत्वपूर्ण मूल्यों को लेखक ने इस पाठ के माध्यम से दर्शाया है। भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य तथा लोक जीवन की सजीव झांकी मिलती है, यानी कि लोगों का जनजीवन कैसा है, किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जीवन यापन करते हैं लोग, फिर भी विविधता में एकता भारत देश की पहचान है, उसका इन्होंने वर्णन किया है। तो इनकी रचनाओं में मुख्यतः क्या है, मध्यम वर्ग का जीवन संघर्ष, भारतीय संस्कृति के जो स्वर्णिम मूल्य हैं तथा लोक जीवन की सजीव झांकी मिलती है, तथा लोक जीवन की सजीव झांकी मिलती है। उनकी मुख्य रचनाओं में गुनाहों का देवता, उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं उनमें है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा तथा 11 सपनों का देश। इनकी प्रमुख रचनाओं में गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा तथा 11 सपनों का देश, ये इनके मुख्य उपन्यास हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध इनके उपन्यास हैं ये। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और 11 सपनों का देश, ये मुख्य उपन्यास हैं। तो इनके काव्य हैं ठंडा लोहा, 7 गीत वारस, कनुप्रिया, सपना अभी भी व आद्यंत, सपना अभी भी व आद्यंत, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। आगे है मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, वह बंद गली का आखिरी मकान। तो ये इनके प्रमुख कहानियों के संग्रह हैं,
तो कहने का मतलब है उपन्यास, काव्य, कहानियों का संग्रह और अंधा युग ये इनका प्रसिद्ध पद्य नाटक है। ये इनका प्रसिद्ध पद्य नाटक है। आगे है ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय कहनी, अनकहनी व पश्यंती ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। ठेले पर हिमालय जो कि हम आज पढ़ेंगे, कहनी, अनकहनी व पश्यंती इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने रेखा चित्र, आलोचना, एकांकी, नाटक, संस्मरण तथा यात्रा विवरण विद्या में भी उल्लेखनीय रचनाएं करके पाठकों का दिल जीता है। तो इसके अलावा यानी कि काव्य है, उपन्यास हैं, कहानियों का संग्रह है, पद्य नाटक हैं, निबंध संग्रह हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ उन्होंने रेखा चित्र, आलोचना, एकांकी, नाटक, स्मरण, संस्मरण तथा यात्रा विवरण विधा में भी उल्लेखनीय रचनाएं करते हुए पाठकों का दिल जीता है। यानी कि हिंदी साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं है जिसके अंदर इन्होंने रचना न की हो या कुछ नहीं लिखा गया। यानी कि हर एक विधा में इन्होंने हिंदी के अंदर लिखा। आगे है प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय। जैसा कि शीर्षक है, इसमें जो हाथ गाड़ी होती है, ठेले नुमा कोई गाड़ी होती है, उस पर कोई बर्फ़ की सीढ़ियाँ लेके लाद कर जा रहा है और उससे भाप सी उड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो लेखक को हिमालय की जो यात्रा उसने की उसका मनोहारी वर्णन उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ और इसी वजह से, इसी कारण से उन्होंने इस पाठ को शीर्षक दिया है ठेले पर हिमालय। यानी कि कोई हाथ गाड़ी वगैरह है, एक छोटी सी गाड़ी है जिसपे कोई बर्फ़ की सिलियाँ लाद कर लेखक के आगे से निकला। तो उसी समय लेखक के मन में विचार आया और उसने अपनी यात्रा को याद किया और एक निबंध लिखा, एक रचना लिखी उन्होंने और इसका शीर्षक उन्होंने दिया ठेले पर हिमालय। और ये शीर्षक भी उसे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बैठे बिठाए ही मिल गया। तो पढ़ते हैं प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय में लेखक ने कौसानी पर्वतीय क्षेत्र है। प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक यानी कि उनके प्राकृतिक सौंदर्य यानी कि उनकी सुंदरता का
मनोहारी, मनोहारी का मतलब होता है मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। तो पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, उसकी शांति का, स्तब्धता का और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य का, उनकी सुंदरता का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है, बड़ा ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्ज़रलैंड का आभास कराता है, यानी कि हिमालय के इर्द गिर्द सोमेश्वर नाम की एक घाटी है जिसमें बसा हुआ जो कौसानी का क्षेत्र है हमें स्विट्ज़रलैंड यानी कि जो विश्व का सबसे सुंदर देश है उसका आभास कराता है, उसकी याद सी ताज़ा करवा देता है। ठेले पर लदी बर्फ़ की सिल्लियाँ देखकर, कोई ठेला है उस पे लदी हुई बर्फ़ की सिल्लियों को देखकर कवि के स्मृति पटल में, उसकी याद में कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव हो उठता है। यानी कि लेखक ने एक बार हिमालय क्षेत्र में कौसानी नाम का स्थान है जिसकी यात्रा की थी और उसने बताया भी है कि किस प्रकार जो कौसानी है वो स्विट्ज़रलैंड का हमें आभास कराता है। और जब वह किसी स्थान पे बैठा है तो उसने किसी ठेले पे लदी हुई बर्फ़ की सिल्लियों को देखा। ठेले पर लदी हुई बर्फ़ की सिल्लियों को देखकर कवि के स्मृति पटल में, उसकी यादों में कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य, कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव हो उठता है। यानी कि उसकी आंखों के सामने वह कौसानी के जो चित्र हैं वो सामने आ जाते हैं, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, नीले आकाश में जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, केसर में होती घाटी की संध्या, केसर में होती घाटी की संध्या और बर्फानी दिवस, समस्त शाप, ताप, संघर्ष और अंतर्द्वंद से मुक्त करने वाले होते हैं। और इस निबंध को, इस कृति को पढ़ते समय पाठक के चित्त में, पाठक के मन में निबंध को पढ़ते हुए पाठक के चित्त में यह सौंदर्य प्रत्यक्ष रूप से मूर्तिमान हो उठता है, अर्थात उसकी आंखों के सामने ये दृश्य जो कौसानी वाला है वो उसकी आंखों के सामने खड़ा हो जाता है, अर्थात उसकी आंखों के सामने वो कौसानी का दृश्य घूमने लगता है। और उसी से संबंधित इस पाठ में वो इसका वर्णन भी करता है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इसमें आपको एक क्वेश्चन करना है, धर्मवीर भारती का परिचय। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।